हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान तृतीय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन भारत पर हमने पिछले वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन के स्रोतों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने सल्तनतकालीन फारसी स्रोतों, मुगलकालीन फारसी, क्षेत्रीय भाषा के स्रोतों, यूरोपीय यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक अवशेष इत्यादि पर दृष्टिपात किया था। इसके बाद आज हम पृथ्वीराज चौहान के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वीराज चौहान, जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियाँ, कथाएँ, कहानियाँ आज भी जनमानस में प्रचलित है, उस पृथ्वीराज तृतीय के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज के आश्रय में थे, दरबार में थे, उनके अच्छे मित्र, सखा इत्यादि थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, जिसमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। यद्यपि चंद ने इसमें पृथ्वीराज के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, फिर भी यह पृथ्वीराज के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद जयानक का संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय भी हमें पृथ्वीराज की जीवनी, उसकी विजयों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य से भी पृथ्वीराज तृतीय के जीवन एवं व्यक्तित्व प्रकाश पड़ता है। इसे मूल रूप से रणथंभौर के चौहानों का इतिहास है, पर रणथंभौर के चौहान जो पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज थे, उन्हीं से निकली एक शाखा थी, इसलिए इनसे पृथ्वीराज के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक जैनाचार्य मेरुतुंगाचार्य या मेरुतुंग के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से भी पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। दिल्ली में राय पिथौरा नाम से जो किले के पुरावशेष, भग्नावशेष में प्राप्त हुए हैं, वो भी पृथ्वीराज के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। पृथ्वीराज की सामान्य परिचय के विषय में हम देखें तो चौहान वंश के शासक सोमेश्वर चौहान के घर पर पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम कृपुरी देवी था। 1178 ईस्वी में जब यह मात्र 11 वर्ष की थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और यह अजमेर के चौहान राज्य के शासक बने। हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध, जब 12वीं सदी ख़त्म हो रही थी, मैं अजमेर और दिल्ली
के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। हमें कई मत भी मिलते हैं, कई किंवदंतियाँ भी मिलती है कि पृथ्वीराज के जन्म के समय उनके पिता सोमेश्वर ने अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए कई पंडितों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्हीं पंडितों ने पृथ्वीराज का भविष्य पर देखते हुए उनका नाम पृथ्वीराज रखा। शासक बनने के समय पृथ्वीराज अल्पायु के थे, अतः उनकी माता कर्पूर देवी, मुख्यमंत्री कदम्बवास एवं सेनापति पूवनमल की सहायता से चौहान राज्य की रक्षा हो पाई। जब पृथ्वीराज राजा बने तब देश में किसी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था। छोटे छोटे राज्य जो है वो पारस्परिक संघर्षों में लिप्त थे। देश के उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमणकारी देश के विभिन्न भागों में धावे मार रहे थे। इसी समय कन्नौज में गहडवाल राठौड़ों का शक्तिशाली राज्य था। यहाँ का शासक इस समय जयचंद था, जो कि चौहानों का परंपरागत शत्रु था। गुजरात के चालुक्यों के साथ भी चौहानों की परंपरागत शत्रुता थी। दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल अपने राज्य विस्तार में लगे हुए थे। बंगाल में पाल वंश पतनावस्था की ओर था। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच पृथ्वीराज चौहान ने जब शासन कार्य संभाला तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उसे छोटे छोटे राज्यों के राज्य विस्तार विशेष तौर से महोबा इत्यादि से अपने राज्य की रक्षा करनी थी। कन्नौज के जयचंद से अपने राज्य को बचाना था। गुजरात के चालुक्य भी चौहानों के परंपरागत शत्रु थे, अतः इनसे भी अपने राज्य की रक्षा उसे करनी थी। इसके अलावा उसके भाई बंधु परिजन इत्यादि भी पृथ्वीराज को गद्दी से हटाने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र नागार्जुन राजगद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोहात्मक गतिविधियों में लिप्त था। मोहम्मद गोरी इस समय मुल्तान व पंजाब पर अधिकार करने के बाद 1178 ईस्वी में गुजरात तक पहुंच चुका था। यद्यपि गुजरात में उसे हार का सामना करना पड़ा, मगर वह लगातार उत्तर भारत में आक्रमण कर रहा था। इस प्रकार पृथ्वीराज को अपने परिजनों, पड़ोसी राज्यों व विदेशी आक्रमणकारियों सभी का सामना करके अपने राज्य की रक्षा करनी थी। देखते हैं पृथ्वीराज ने इन चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया। सबसे पहले पृथ्वीराज ने अपने परिजनों के विद्रोह को शांत किया ताकि उसके राज्य को स्थिरता प्राप्त हो सके। विग्रहराज चतुर्थ के पुत्रों अपरगांगी एवं नागार्जुन, जो कि पृथ्वीराज को अल्पैक समझकर चौहान गद्दी प्राप्त करने के लिए उतावले थे, पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, उन्हें पृथ्वीराज ने सबसे पहले परास्त करके अपने शासन की स्थिरता को निश्चित किया। इसके बाद मथुरा, भरतपुर, अलवर के आसपास रहने वाले पांडानक, जो काफ़ी शक्तिशाली थे और इनके उपद्रवों से चौहान राज्य की उत्तरी सीमा असुरक्षित थी। एक प्रकार से
1182 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज ने पंडानकों के विरुद्ध अभियान करके उन्हें भागने और आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। पंडानकों की पराजय से अजमेर और दिल्ली, जो उसके राज्य की प्रमुख धुरियाँ थी, एक सूत्र में बंध गई। इसके बाद पृथ्वीराज की जो महत्वपूर्ण विजय है वो महोबा के विरुद्ध है, जिसके द्वारा उसने अपना राज्य विस्तार किया। पृथ्वीराज रासो, जगनीक का आलाखंड, सारंगधर पद्धति एवं प्रबंध चिंतामणि इत्यादि जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज तृतीय की महोबा पर विजय का उल्लेख करते हैं। महोबा का शासक इस समय चंदेल परमर्दी देव था। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था। शायद लेक्चरशिप में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो परमर्दी देव उस समय महोबा का शासक था। पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया। चंदेल सेनापति मलखान और दो प्रसिद्ध सेना नायक आला और उदल के वीर गति के प्राप्त होने पर परमर्दी देव ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया, जिससे महोबा पर चौहानों का अधिकार हो गया। आला और उदल भी या इनकी वीरता आज भी लोक मानस में जन जन में व्याप्त है। गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष। चौहान चालुक्यों की परंपरागत शत्रुता के कारण 1184 ईस्वी के आसपास दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष होने और बाद में इनके बीच संधि हो जाने के उल्लेख में तत्कालीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इन स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चौहान चालुक्य संघर्ष में कभी चौहान विजयी हुए थे तो कभी चालुक्य। बाद में दोनों पक्षों ने संधि करके वर्षों से परंपरागत रूप से चली आ रही शत्रुता को शांत करने का भी प्रयास किया, वैमनस्य को शांत करने का प्रयास किया। चौहान गढ़वाल संघर्ष। गढ़वाल राठौड़ इस समय कन्नौज में शक्तिशाली थे। जयचंद वहाँ का राजा था। पृथ्वीराज को गढ़वालों के साथ शत्रुता उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। यह संघर्ष दिल्ली पर अधिकार करने को लेकर था। पृथ्वीराज के महोबा पर आक्रमण के दौरान कन्नौज के जयचंद ने चंदेलों की सहायता की, अतः उनकी शत्रुता किसी को श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक की सफलता दूसरे के लिए चुनौती थी। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह करना भी गढ़वालों से शत्रुता का एक कारण बताया गया है। मगर डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी और डॉक्टर गोही ओझा इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, सी.वी. वैद्य आदि विद्वानों ने पृथ्वीराज संयोगिता अपहरण की घटना को मान्यता दी है। इस घटना के कारण जयचंद पृथ्वीराज के विनाश की कामना करने लगा और पृथ्वीराज का पतन हुआ। वह तराइन के युद्ध में पराजित हुआ तो वह चुपचाप तमाशा देखता रहा। इस प्रकार पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपने परिजनों के विद्रोह को शांत किया। इसके बाद उसने विद्रोही गतिविधियां चलाने वाले भंडारकों का दमन किया। तत्पश्चात उसने पांडानकों एवं नागार्जुन पर अटैक किया। तो ये पहला वीडियो हमारा पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में है। हमारा अगला वीडियो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही होगा। इसमें हम पृथ्वीराज चौहान और तराइन के युद्धों में मोहम्मद गोरी के साथ हुए युद्धों का हम उल्लेख करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।